आदाब। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों, हर हफ्ते हमारी यही कोशिश रहती है कि हम करियर से जुड़ी किसी एक फील्ड पर आपको जानकारी फराहम कराएं ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सके। आज भी हम इसी कोशिश के तहत हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप इस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम जानकारियां हासिल करने से पहले आइए सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है क्या, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप किस तरह से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम मुल्क का सबसे अहम और मुश्किल एग्जाम माना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल 3 मरहलों में सिविल सर्विसेज एग्जाम मुनक़िद कराता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसे लेवल शामिल हैं। इस एग्जाम को पास करके ही नौजवान आईएएस और आईपीएस जैसे अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही नहीं बल्कि आप दीगर अहम सरकारी ओहदे भी हासिल कर सकते हैं। इन ओहदों में सबसे अहम है आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यूपीएससी के जरिए मुनक़िद इस एग्जाम के जरिए 24 मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज के लिए नौजवानों का इंतखाब किया जाता है। कामयाब उम्मीदवारों को सर्विसेज का अलॉटमेंट एग्जाम में हासिल रैंकिंग पर मुनहसर करता है। हर साल लाखों नौजवान यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में शामिल भी होते हैं, लेकिन कुछ की ही मेहनत कामयाब हो पाती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने के लिए सबसे पहली शर्त है कि एप्लीकेंट ग्रेजुएट हो। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने के लिए अच्छी तैयारी के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है। जिन एस्पायरेंट की तैयारी अच्छी होती है और स्ट्रैटेजी स्मार्ट होती है, वो इस एग्जाम में आसानी से मुंतखब हो जाते हैं। अगर आप अपनी एक अलग और ख़ास पहचान कायम करके मुल्क की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं तो सिविल सर्वेंट बनकर आप कामयाबी की एक नई इबारत लिख सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस पैकेज के जरिए आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं तो आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए तैयारी करनी होगी। इस सब्जेक्ट पर, इस एग्ज़ाम के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में और इस सब्जेक्ट पर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजलि बिरला जी, जिनका अहम तारुफ ये है कि इन्होंने 2019 में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक किया था। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अंजलि जी। धन्यवाद। अंजलि जी, जो नौजवान है उनके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करना एक बहुत बड़ा ख्वाब है और हर कोई चाहता है कि हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। बहुत से कामयाब होते हैं, नहीं हो पाते हैं। बहुत मुश्किल भी है ये एग्ज़ाम क्रैक करना और आपने पहले अटेम्प्ट में ही इसे पास किया था। क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही आपकी जर्नी? एक बहुत कम शब्दों में अगर आपसे जानना चाहें तो एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जर्नी बहुत ही अच्छी रही, चैलेंजिंग रही। इस जर्नी में मैंने हर दिन अपने आप को टेस्ट किया, जो से कहते हैं मेटल टेस्टिंग, वो हुई मेरी हर दिन। हार्डवर्क किया, परिश्रम किया, कंसिस्टेंसी रही, बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सीखने को मिले एंड उसी कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क की वजह से रिज़ल्ट मिला। मैं नाजरीन को अपने बता दूं कि अंजलि जी जो है वो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी बेटी भी हैं। क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि अब मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इसमें बैठना है, या कब से आपने तैयारी की? क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? पिताजी, जैसे आपने मेंशन किया, वो पब्लिक सर्विसेज में रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन। उनका बहुत ही रुख रहा है कि हम कैसे गरीब को, कैसे हम हर इंसान तक अच्छी सर्विसेज पहुंचा सके, भारत को विकसित देश बना सके। तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी डायलॉग्स एक तरीके से जो फैमिली का डिनर टेबल होता है, लंच टेबल होता है, वहाँ पे बहुत कॉमन थे
कि हम क्या बेटर कर सकते हैं, किस तरह से हम भारत को विकसित बनाएं, किस तरह से हम हर गरीब तक पहुँचे, किस तरह से हम उनकी स्तर बढ़ाएं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मेरा इंटरेस्ट सोशल स्टडीज़ में, इंडिया की हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में काफ़ी रुचि रही स्टार्टिंग से ही। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली। मैं कोटा शहर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे IIT JEE का क्रेज़ है, बहुत मैड क्रेज़ जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे भी पर मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, आर्ट्स लिए, क्योंकि मेरे रुख और रुचि दोनों उस तरफ थी। एंड देन उसके बाद फिर मैंने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी रामचंद्र कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। एंड आफ्टर कॉलेज मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी। तो आपका क्या सब्जेक्ट रहा था? पॉलिटिकल साइंस ही आपका सब्जेक्ट रहा था? जी, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहाँ पे काम कर सकते हैं, और एग्ज़ाम पास करने के बाद किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? जी, ये बहुत अच्छा और अहम क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार लोग यूपीएससी के क्रेज़ में बस बोलते रहते हैं। बहुत सारी अफवाहें भी हैं, मिथ्स भी हैं, एंड इतनी नॉलेज इन डेप्थ नहीं है ऑफ ऑल द सर्विसेज दैट अ पर्सन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू। तो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसमें 22 सर्विसेज में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी ही सर्विसेज बेहतरीन हैं और अपने ही काम में बहुत ही अच्छा कर रही हैं। एंड जो सारी सर्विसेज हैं वो एक तरीके से भारत के एक एक डिपार्टमेंट, एक एक जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें बहुत अहम भूमिका पे आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू आके आप चयनित होते हैं। IAS तो हम जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, जो IPS है, पुलिस सर्विसेज, एक आपकी इंडियन पोस्टल सर्विस है, ट्रैफिक रेलवे सर्विस है जिसमें मैं खुद हूँ, रेवेन्यू सर्विस है, आयकर विभाग जो होता है, IT डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, IRS कस्टम भी है। एंड ऐसी 22 सर्विसेज हैं जो हर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को देखकर बनाई गई है, ताकि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हर किसी में चाहिए, जो फंक्शन जो कर रही है एक्चुअली, जो सरकार के पहिए को चला रही है जिसे कहते हैं, वो है ब्यूरोक्रेसी। सो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बैकबोन है कंट्री के, वो एक तरीके से कॉग्स ऑफ द व्हील है, एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली रनिंग द गवर्नमेंट। अगर कोई नौजवान सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सोच रहा है, तो जो सब्जेक्ट वो चुनता है वो क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए उसे चुननी चाहिए? क्या उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, या ये भी हो सकता है कि उसे नॉलेज है उसके बारे में, पढ़ा है? जैसे आपने बताया आपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया था और आपका सब्जेक्ट भी यही रहा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 पेपर्स आप देंगे एंड मेंस में 500 मार्क्स का टोटल उसका वेटेज रहता है आउट ऑफ द 1750 मार्क्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका चयन सही से करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो इंटरेस्ट, जैसे आपने मेंशन किया, होना ही चाहिए। अगर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप नेचुरली उसमें इतना ज़्यादा देर टाइम नहीं दे पाएंगे, एंड मेंस के सब्जेक्ट्स रिक्वायर करते हैं कि आप ज़्यादा टाइम दें। तो इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है वो है कि मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करा है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिज़िक्स हो, फॉर दैट मैटर मैथ्स हो, पर उसमें उतना मटेरियल हो कि आप इन डेप्थ उस सब्जेक्ट में जा सकें, एंड वही चीज़ आप फिर ताकि जो ग्रहण करेंगे मटेरियल से वही आप वहाँ यूज़ करेंगे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आप वो कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आपने बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही लॉन्ग लेंदी सिलेबस वाला सब्जेक्ट ले लिया है तो फिर नेचुरली आप उतने मतलब आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो 3 to 4 मंथ्स में आप कवर कर लें। सो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अंजलि जी, मैं जैसे आपके इंटरव्यूज़ भी देखे और मैंने और जगह भी पढ़ा है, कभी ऐसा होता है कि हम किसी सब्जेक्ट कोई चुनते हैं बट हम देखते हैं कि उसमें जो सिलेक्शन है वो उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ शायद हमें डीमोटिवेट भी कर दे कि अरे मेरी पसंद का सब्जेक्ट तो बॉटनी है या ज़ूलॉजी है, बट इसमें जो सिलेक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, तो मैं शायद डीमोटिवेट हो जाऊँ। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे फिर मुझे अपना इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए, या फिर मुझे ये देखना चाहिए कि अच्छा किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा चांसेस है मेरे क्लियर करने के, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इसको कैसे बैलेंस करें?
ये बहुत सारे प्रिडिक्शंस आते रहते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरे टाइम पे सब बोल रहे थे एंथ्रोपोलॉजी से बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो भर भर के लोगों ने एंथ्रो लिया। फिर नेक्स्ट ईयर हो गया कि एंथ्रो से तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हुए क्योंकि इतने लोगों ने एंथ्रो ले लिया। बट आई थिंक दैट ये सिर्फ प्रिडिक्शंस हैं, हर ईयर डिपेंड करता है कि एक तो पेपर कैसा है ऑप्शनल का, फिर बच्चे ने कैसे करा है, मतलब जो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स तो वही लोग हैं जो पेपर दे रहे हैं। तो सपोजिटली आपको पॉलिटिकल साइंस है लेकिन आपका ग्रिप बहुत अच्छा है, तो इवन दो पेपर डिफ़िकल्ट आया है लेकिन फिर भी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आपका पेपर आउटशाइन कर गया फ्रॉम योर अदर कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस अपीयर लिया था। सो आई फील दैट इन प्रिडिक्शंस को देखते हुए आपको अपना ऑप्शनल चेंज नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्शनल अपना चूज़ करना चाहिए उन 3 फैक्टर्स में जिससे मैंने आपको बताया, और आपको फिर डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि ओके ये मेरा ऑप्शनल है और उसमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो फिर ये प्रेडिक्शंस जो हैं, क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं, यूपीएससी बाय नेचर बोलते हैं, यूपीएससी का यू स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्टेबल। अब मैंने मन बना लिया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहती हूँ, तो बिगिनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से शुरुआत करें? जो क्वालिफ़िकेशन मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है वो कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप यूपीएससी दे सकते हैं। सो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, लाइक अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं अभी, देन आई वुड से कि आप जब से आपने मन बना लिया तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। एंड एज बार जो है वो 32 है, बट अदरवाइज़ आप 30 की उम्र में भी अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन से ही करना चाहिए था या मुझे 8th क्लास से शुरू कर देना चाहिए था। आप जब से ठाने कि आपने एग्ज़ाम देना है, वही राइट मोमेंट है टू स्टार्ट इट। एंड हाउ टू स्टार्ट इट, आई वुड से कि आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो, और अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठा सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा इज़ गुड, स्पेक्ट्रम इज़ गुड। सो ऑल ऑफ दीज बेसिक बुक्स यू कैन स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम देम। अंजलि, आप जो नौजवान है, यूथ है, उनके लिए एक रोल मॉडल है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है ये एग्ज़ाम। अब आपको क्या लगता है जो नौजवान इस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, किस तरह की खासियत होना चाहिए उनके अंदर? वो क्या चीज़ है कि हाँ आपको लगता है कि ये सारी खूबियाँ हैं किसी स्टूडेंट में तो वो बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा? आई वुड से कि अगर कोई डिटर्मिन्ड है, कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, तो वो यही एग्ज़ाम नहीं कोई भी चुनौती क्लियर कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों के लिए अक्रॉस द फील्ड सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, गोल ड्रिवन होने चाहिए, एंड वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यूपीएससी ऑल्सो। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं एट द मोमेंट, या आपके 10th 12th में मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, पर उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप एक अर्जुन की आँख जिसे कहते हैं, वैसी आँख अगर आपके आ गई है, एनी टाइम एनी मोमेंट आए, अगर आपका गोल है, सो आप उस गोल में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। कई जगह कई बारी देखा जाता है कि जैसे नौजवान हैं वो अपियर होते हैं एग्ज़ाम में, पहली बारी में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बारी में क्लियर नहीं हुआ, कई लोग 4-4 5-5 साल तक एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन तो आता होगा उनमें ज़रूर। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, हमें ये पता है। हर साल 6 लाख लोग अपियर करते हैं जिसमें से 900 लोगों का सिलेक्शन होता है। सो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं तो ये भी एक एग्ज़ाम ही है जिसको भी नॉर्मल लोग ही क्लियर कर रहे हैं। बट देन अगेन इसमें लक फैक्टर भी है ही सही, क्योंकि आप हो सकता है वो 3 घंटे के पेपर पे आप जज हो रहे हो, सो मे बी योर डे इज़ नॉट राइट, समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स। सो आपको डिमोटिवेट ना होके ये सोचना चाहिए कि यूपीएससी आपको जो पढ़ाई है वो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं भी, वो आपको एज अ पर्सनैलिटी भी निखारती है। तो आपको उसको उस तरीके से देखकर अपनी लर्निंग साथ में लेकर
ये सोचना चाहिए कि एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरे दरवाज़ा खुलेगा, बट वो यूपीएससी से हेट्रेड ना कर कर, वो एक अपने आप को फेलियर ना समझकर, हमें ये उसकी गुड क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि हम इतने अवेयर बने, एज ए सिटीज़न हम बेटर सिटीज़न बनते हैं, एंड हमारी पर्सनालिटी होन होती है, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करा है तो उसकी भी क्वालिटीज़ जो हमें चाहिए होती है, डेडिकेशन जो चाहिए होता है, हार्डवर्क जो चाहिए होता है, वो हमने करा होता है। तो इस तरीके से मैं काफ़ी यंगस्टर्स को मिली, मेरे साथ जब मैं प्रिपेयर करी थी तो काफ़ी लोगों के 5th अटैम्प्ट थे, 6th अटैम्प्ट थे। तो जो प्रॉब्लम एक्चुअली जो यंगस्टर्स में आती है वो बहुत पर्सनली ले लेते हैं उसको, कि अगर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे, सो यूपीएससी मतलब उनके मे बी दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, मे बी दे आर नॉट कट फॉर इट, बट दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज सम इट्स ऑल्सो लक जो आपको वेदर यू क्लियर एन एग्ज़ाम और यू डोंट क्लियर एन एग्ज़ाम। सो उसको अपने खुद को पर्सनली इंटेलिजेंस लेवल पर न लेकर अपनी क्वालिटीज़ जो हमारी होन हुई है इन द प्रोसेस, उसको आगे लेकर हमें सोचना चाहिए कि अदर डोर्स विल ओपन एंड मे बी विल एक्सेल, बिकॉज दिस इज़ पब्लिक सर्विस। अगर आपका आइडिया ऑफ एंटरिंग इनटू सिविल सर्विस ये था कि हम पब्लिक सर्वेंट बने, हम सोसाइटी के लिए अच्छा करें, हम गुड ह्यूमन बीइंग बने, सो उस वे में वो तो बहुत सारी चीज़ें से आप बन सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें आप करके एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट बन सकते हैं। चलिए वापस आपके सफ़र पे लौटते हैं। अंजलि, आप इस वक्त कौन से अहम रोल निभा रही हैं ये एग्ज़ाम, यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करने के बाद, और आप अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को किस तरह से देखती हैं? मेरा सिलेक्शन इंडियन रेलवे सर्विस में हुआ, एंड मैं अभी अंडरगोइंग प्रोबेशनर हूँ, ऑफिसर ट्रेनी जिसे कहते हैं। मेरी ट्रेनिंग अभी जुलाई में ओवर हो जाएगी, एंड आई विल बी पोस्टेड एज एन असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इन द दिल्ली डिवीजन ऑफ रेलवेज, एंड देन आई विल बी हैंडलिंग जो HR पूरा होता है, एंड जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं ऑफ रेलवेज इन द नॉर्दर्न डिवीजन। जी, आपने बोला जैसे कि अभी एक ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग हैं आप, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इस दौरान? ट्रेनिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है फॉर एन ऑफिसर, बिकॉज आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, बहुत सारे अपने यंग कलीग से मिलते हैं, वहाँ पे फ्रेंडशिप्स होती हैं, एंड दोज फ्रेंडशिप लास्ट लॉन्गर एंड हेल्प यू इन द एंटायर करियर, जो आप फ्रेंडशिप्स वहाँ पे बनाते हैं। एंड 3 महीने की ट्रेनिंग पहले मसूरी में होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, वो सारी सिविल सर्विसेज के लिए एक साथ होती है, एंड देन सब सिविल सर्विसेज फिर अपने अपनी अकेडमी में जाते हैं अदर पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग कंप्लीट करने, जैसे IAS मसूरी में ही रहते हैं, पुलिस सर्विसेज वाले इनके हैदराबाद में उनकी अकेडमी है, ऐसे सब अपनी अपनी अकेडमी में जाते हैं। एंड ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही एक्साइटिंग रहता है, उसमें भारत दर्शन होता है, आप बहुत सारी नई सिटीज़ में, स्टेट्स में जाते हैं, ग्रामीण विज़िट होती है, रूरल विज़िट होती है, और आप एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया को, अभी तो आपने बुक्स में पढ़ा फॉर द एग्ज़ाम, एंड देन फिर ट्रेनिंग में आप रियलिटी में देखते हैं, आप रूल्स को समझते हैं, पॉलिसीज़ को समझते हैं, गवर्नमेंट के माइंडसेट को समझते हैं, एंड गवर्नमेंट आपको ट्रेन करती है, आपको मोल्ड करती है एज एन ऑफिसर। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। जैसा आपने बताया कि बहुत बारीकी से आप चीज़ों को देखते हैं, आप गांव में घूमते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आपकी नज़र में एक मुल्क की तरक्की के लिए आप सिविल सर्वेंट्स के रोल को आप कितना अहम मानती हैं, और जो महिलाएं हैं उनकी इस जो तरक्की हो रही है आज के टाइम में, उसको आप किस तरह से देखती हैं? जो महिलाएं सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब आपके क्या ख़यालात हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसा मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट एक पहिया है तो एक मशीनरी है, तो उसके कॉग्स ऑफ द व्हील ब्यूरोक्रेसी है। सो जो मशीनरी को जो चला रही है वो ब्यूरोक्रेसी है। सो सिविल सर्वेंट का रोल बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो ऑफिसर हैं वो और ऑनेस्ट रहे, डेडिकेटेड रहे, इंटेग्रिटी वाले रहे, और वो ड्रिवन रहे कि हमें भारत को विकसित देश बनाना है। तो इसके लिए सिविल सर्वेंट्स की रोल हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट में। जो दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि महिलाएं एज ए सिविल सर्वेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं की परसेंटेज अभी भी बहुत कम है। तो इस शो के माध्यम से मैं बोलूँगी, अर्ज करूँगी जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं
कि वो भी एग्ज़ाम को compete करें। एंड बिकॉज हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं, लड़कियां आगे जा रही हैं। सो इसमें आप एग्ज़ाम लिखिए क्योंकि ये सर्विस बहुत अच्छी है। फॉर अ लेडी इट इज़ इवन बेटर। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जॉब है, रिस्पेक्ट है, एंड आप चेंज मेकर बन सकती हैं। एंड बिकॉज एज अ लेडी ऑफिसर जब हम जाते हैं ऑन फील्ड, सो हमें दोनों साइड की प्रॉब्लम पता है। हमें मेल साइड की प्रॉब्लम्स तो हमें पता ही है, बट फीमेल साइड ऑफ द टेबल, फीमेल साइड ऑफ द प्रॉब्लम्स भी हम टेबल पे लेकर आते हैं। हम बता पाते हैं कि फ़ीमेल जो हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो कैसे पीछे रह गई और उनको हम कैसे आगे लेकर आ सकते हैं। सो वो जो टच ऑफ कंपैशन, इक्वालिटी जो हमारे अंदर इनबिल्ट है एज अ वुमेन ऑफिसर, वो हम लेकर आ सकते हैं। एंड आई हैव सीन मैनी women civil servants who are doing exceptional work and who are doing like excellent work and leading the organizations in whichever organization they are. मेरी जो खुद की सीनियर्स हैं जो रेलवेज़ में है, दे आर डूइंग सो ब्रिलियंटली। वो इतने अच्छे से अपने काम को और घर को दोनों को मैनेज कर रही हैं। सो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द यंग लेडीज़ who are officers or who are dreaming to become an officer कि you should take that plunge, you should give that exam, you should be determined to clear it. हमारी नौजवान ख़वातीन इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी, वो आपसे ज़रूर इंस्पिरेशन ले रही होंगी। अंजलि, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ़ है, हम जानते हैं। इसको क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पेरेंट्स के रोल को अगर हम देखें, आपको क्या लगता है? हर चीज़ में हम जानते हैं हमारे माँ बाप का रोल बहुत अहम होता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में अगर हम बात करें अपने घर की या हमारे वालिदैन की, माँ बाप की, उनके रोल को आप किस तरह से देखती हैं? या जो नौजवान अपीयर होना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? पेरेंट्स के ही हम अंश हैं। पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बट मैंने ये जब देखा, जब जो लोग अपीयर कर रहे थे, जिनके पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं, बहुत बोलते हैं कि आपको बहुत मतलब एग्ज़ाम करना ही है क्लियर, या वो उस तरह से स्पेशल अटेंशन देने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एंड तो ये बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है इन अ स्टूडेंट। सो आई वुड जस्ट से टू पेरेंट्स एंड कि आप वो प्रेशर बिल्डअप ना करें, बिकॉज प्रेशर में तो हम बोलते हैं पत्थर भी पिघल जाता है, राइट? सो उस प्रेशर में बच्चा फिर बहुत अंडर प्रेशर फील करता है एंड वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड इवन दो हम ग्रेजुएट्स एंड अच्छे अडल्ट्स ही होते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट स्टिल वो हमारे अंदर सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर कि पेरेंट्स को कैसा लगेगा अगर मेरा नहीं हुआ, तो वो बहुत दिल पे फिर ले लेते हैं एंड देन डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। पेरेंट्स को कूल रखना चाहिए। यूपीएससी भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है सोशल सर्विस करने का, सोशल सर्वेंट बनने का, बट और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का। सो पेरेंट्स अगर कूल माइंड रहें, मोटिवेटेड रहें, मोटिवेट करें, हौसला दें आगे बढ़ने का, और जो देते ही हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे सबसे अच्छे जाए एंड अच्छी जगह ही रहे। एंड बस एक खुला माइंड से रहे, तो पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली में ही रहकर आप बच्चा पढ़ता है या स्टूडेंट एस्पिरेंट पढ़ते हैं। सो फैमिली इन्वायरमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंजलि, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू बहुत अहम होता है, उससे क्लियर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जैसा है। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा सुजाता मेहता मैम का बोर्ड था एंड आई रिमेंबर 20 मार्च 2020 को मेरा इंटरव्यू रहा एंड उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया। तो हमारा इंटरव्यू प्री कोविड था, सो वी वर नॉट वेयरिंग मास्क एंड ऑल, बिकॉज उसके बाद हमारा लॉकडाउन एंड ऑल लगा। बट अच्छा रहा। आप यूपीएससी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आप देन ग्रुप बना देते हैं वहाँ पे 6 लोगों का अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, एंड फिर एक एक करके आपका नंबर आता है एंड देन द बोर्ड इंटरव्यूज़। बोर्ड में ऑलमोस्ट 5 to 6 मेंबर्स बैठते हैं जो या तो सर्विंग या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और या फिर प्रोफेसर होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। सो इनका बोर्ड बनता है, पैनल बनता है एंड आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो जीके रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एंड आपके डैफ रिलेटेड, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड इंटरव्यू आई थिंक इज़ अ वेरी एक्साइटिंग स्टेज टू प्रिपेयर ऑल्सो। आई वुड से मोस्ट एक्साइटिंग, बिकॉज उसमें जब आप डैफ भर रहे हो
तो आप अपने बारे में लिख रहे हो एंड आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो। इन दोज 3 months ऑफ प्रिपरेशन आप अपनी हॉबीज़ जानते हो, इंटरेस्ट जानते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप अपने आप को कैसी साड़ी आपको पहननी है, आप किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से ग्रीट करोगे, एवरीथिंग फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज टू योर आंसर्स टू योर बिहेवियर, एवरीथिंग इज़ बीइंग जज्ड। तो आप बहुत ही अपने आप को होन कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत होन कर रहे हैं। सो वो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन भी बहुत एक्साइटिंग है एंड इंटरव्यू इटसेल्फ इंटिमिडेटिंग भी है, डरावना तो है ही सही, बिकॉज इट्स द लास्ट पहल आपका, जो आपके मुकाम तक का जो लास्ट पहल है, लेकिन वो उतना ही इंटरेस्टिंग भी है एंड आपको खुले माइंड से जाना चाहिए। बहुत इजी है बोलना कि नर्वस ना हो, बट एज फार एज पॉसिबल स्टे कॉन्फिडेंट, स्माइल, put up a good face, put up a good attitude, and then just give your best. राइट, सो गिव योर बेस्ट एंड आई एम श्योर जो हमारे दोस्त इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो नौजवान प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आपसे ज़रूर इंस्पायर हो रहे होंगे। आपसे बस यही जानना चाहेंगे, जो नौजवान अभी अपीयर होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा उनके लिए यही मैसेज होगा कि कंसिस्टेंट रहिए, अगर हार्ड वर्क करिए एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप टाइम टेबल बनाइए एंड टाइम टेबल फॉलो करिए एंड इफ़ यू गो द लॉन्ग वे टू सक्सेस देन द सक्सेस इज़ नियरर टू यू। राइट, तो टाइम टेबल बनाना है, उसे फॉलो करना है और अड़े रहना है, डिमोटिवेट कहीं नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, हमें इतनी ढेर सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अंजलि बिरला, जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, एंड उम्मीद करते हैं कि आप इनसे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां कहां नौकरियां मौजूद है और कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नई करियर की फील्ड के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।